हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। दैट इज़ द अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। सो क्या होता है ये अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स? सो लेट्स सी। सो व्हाट इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट? अकाउंटिंग concepts, convention and principles are the basic guidelines or the rules and regulation on which accounting is based. उसमें से अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब क्या? कंसेप्ट मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और द लॉजिक, जिसे हम लोग आइडियोलॉजी बोल सकते हैं, कि जिसके बेस्ड आप बुक्स में एंट्री पास कर सकते हो और वो गलत नहीं हो सकती है। कन्वेंशन मीन्स द वे इन विच समथिंग इज़ यूजुअली डन। सालों से कुछ परंपरा चली आ रही है, उसी हिसाब से आपने कुछ रिकॉर्डिंग करना, दैट इज़ द कन्वेंशन। और प्रिंसिपल मीन्स certain rules and regulations that we must have to follow in this accounting. So ये तीनों concept, convention and principles ये कुछ basic guidelines है जिसके based businessman अपना accounting करता है, अपने business transaction का accounting करता है। Student, accounting concept ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंटिंग ये एक ऐसा माध्यम है, इस माध्यम की मदद से बिजनेस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, जिसपे अलग अलग इंटरेस्टेड यूजर्स जैसे कि ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स और अदर एजेंसी जो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। अगर कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, अगर आप रोड पे गाड़ी चलाना है तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, कुछ रूल्स होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए हाउ टू ड्राइव, मतलब आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। उसी तरह से आपको आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना है, बुक कीपिंग करना, अकाउंटिंग करना होगा, तो आपको उसके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ कन्वेंशंस पता होने चाहिए, तो ही आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हो। So what is the importance of these accounting concepts? Accounting concepts, it gives the reliable financial statements. इस अकाउंटिंग के कंसेप्ट से हम लोग एक रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो ट्रू और फेयर व्यू इंफॉर्मेशन देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सेकेंड, इट शोज द यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो किया जाता है वो यूनिफॉर्म होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट किया गया है, वो सारे अकाउंटेंट उसे फॉलो करते हैं। थर्ड है जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। जनरली सारे अकाउंटेंट इस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को उन्होंने फॉलो किया है। दैट्स वाई इट शोज द यूनिफॉर्मिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गिव्स द प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल। प्रॉपर रिकॉर्डिंग की वजह से, प्रॉपर लॉजिक्स, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की वजह से वो जो भी रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सारे यूजर्स को देते हैं। देन फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशंस। जो भी एजम्पशंस होते हैं इस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में वो कैसे होते हैं? वैलिड होते हैं, इनवैलिड नहीं होते, एप्रोप्रिएट मतलब करेक्ट होते हैं, लॉजिकल होते हैं। उस प्रकार से एजम्पशंस इसमें होते हैं और उसे फॉलो करते हैं अकाउंटेंट। सो स्टूडेंट, आई होप योर accounting concept is clear. There are the different accounting concepts which all the accountant must follow at the time of accounting. So let's see which are these different accounting concepts in next slides. Student, these are the accounting concepts. Total 11 accounting concepts are there. First accounting concept से business entity, money measurement, then cost concept, consistency concept is there, conservatism, going concern, realization, accrual concept, dual aspect concept, disclosure, materiality। ये सारे concepts हम लोगों को स्टडी करना है, डिस्कस करना है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच अकाउंटिंग concepts. Let's discuss the first accounting concept, that is a business entity concept. बिजनेस इज़ ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कहती है कि बिजनेस और ओनर बोथ आर द डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ एज पर दिस कंसेप्ट
सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। हर टाइम पे हमें बिजनेस के एंगल से सोचना है। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। ओनर का खुद का पर्सनल ट्रांजैक्शन इसमें हम बिजनेस के रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दोनों अलग अलग है। जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होगा, हर टाइम आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड है तो ही आपको वो बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अगर बिजनेसमैन अपने खुद के लिए वो कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन करके नहीं रिकॉर्ड करना है। चलो एक एग्जांपल्स देते हैं जो आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। सपोज एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का हाफ पोर्शन जो है वहाँ पे एक बिजनेस है, बिजनेस का ऑफिस है, ठीक है, और आधे में बिजनेसमैन खुद रह रहा है अपने रेसिडेंस पर। ओके, तो यहाँ पे टोटल वो साल भर का मंथली 50,000 रुपीज़ जो है वो रेंट देता है। स्टूडेंट यहाँ जो 50,000 रेंट है वो फुल बिल्डिंग का वो दे रहा है। पर स्टूडेंट, जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे तब हम लोग उसमें से 25,000 का रेंट जो है वो माइनस करेंगे एज ए ड्राइंग, जहाँ पे वो जिस पार्ट में वो खुद बिजनेसमैन रह रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो जगह वो यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे वो एज अ ड्राइंग करके हम लोग डिडक्ट करेंगे। इट मीन्स ओनली रिमेनिंग 25,000 वी शो इट एज अ रिलेटेड टू द बिजनेस। उसमें से सिर्फ 25,000 रुपये ही हम लोग एज अ बिजनेस का है ऐसा करके ऑफिस रेंट करके हम लोग दिखा सकते हैं, और 25,000 ड्राइंग के हैं जो हम लोग उस टोटल रेंट में से माइनस करेंगे। इसका मतलब ये कंसेप्ट कहती है कि यहाँ पे बिजनेस और द ओनर बोथ आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो हमेशा बिजनेस के एंगल से सोच के ही आपको क्या करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करना है। सेकेंड कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए तो ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। All transactions should be expressed only in money. The transactions which cannot be expressed in money will not be recorded in accounting book. जो मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसे हम लोग अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सपोज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है वर्किंग रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, देन एम्प्लॉयज़ का स्ट्राइक है, देन मैनेजमेंट इफ़िशिएंट मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन मनी, सो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। इफ़ ए बिजनेस हैज़ अ 5 कंप्यूटर, बिजनेस के पास 5 कंप्यूटर से, 2 टेबल से और 3 चेयर से, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम लोग उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द मनी। ये जो जस्ट एसेट्स है जो बिजनेस में है, मगर अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि कंप्यूटर से जिसकी कीमत 1,50,000 से, टेबल से जिसकी कीमत 15,000 है, चेयर से जिसकी कीमत 2,500 है जो बिजनेस में अवेलेबल है, तब ये चेयर्स टेबल्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मनी में अवेलेबल है, तो एट दैट टाइम वी कैन ईजिली रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ट्रांजैक्शंस जो मनी में एक्सप्रेस्ड है उसी को ही हम लोग बिजनेस के अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकेंगे, ये कंसेप्ट बताती है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज अ कॉस्ट कंसेप्ट। स्टूडेंट, ये कंसेप्ट कहती है कि ऑल एसेट्स रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स एट देयर परचेस प्राइस और ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इट इज़ रिकॉर्डेड। इसका मतलब है कि जब वो एसेट्स परचेज़ किया था, खरीदी किया था, उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस थी, उसी से हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज़ करते हैं। उसकी परचेज प्राइस एक्विजिशन के टाइम जो कीमत रहेगी, कॉस्ट प्राइस रहेगी, उसी को ही हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस एसेट्स की वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल लेते, 2 साल पहले सपोज़ मैंने 50,000 का फर्नीचर परचेज़ किया होगा, तो उसकी आज कीमत डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 40,000 रुपीज़। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं उस फर्नीचर की कीमत 40,000 से रिकॉर्ड करूँगी। भले ही मार्केट में उसकी कीमत 45 हो जाने दो, तो भी मैं उसकी वैल्यू 40,000 से ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते। सपोज़
आज से 10 साल पहले मैंने बिल्डिंग परचेज किया था मेरे बिजनेस के लिए। उसकी कीमत 10 लाख रुपीस थी और आज वो डिप्रिसिएट होते होते 6 लाख की हो गई। लेकिन फिर भी उसकी मार्केट प्राइस आज 50 लाख या तो 1 करोड़ हो गई। तो भी मैं उस टाइम पे अपने बुक्स में उस बिल्डिंग की कीमत 6 लाख से ही रिकॉर्ड करूँगी। इट मीन्स इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन परचेज प्राइस और द हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इट इज़ रिकॉर्डेड। समझ में आया? सो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन जो है इट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इट इज़ सिस्टमेटिकली रिड्यूस इन इट्स बुक वैल्यू बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। मतलब धीरे धीरे हर साल में हम लोगों को उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन करने के बाद जो उस एसेट्स की कीमत होती है उसी से आपको वो एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करना होगा, भले ही मार्केट प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो जाने दो फिर भी। ओके, सो दैट इज़ अ कॉस्ट कंसेप्ट। Next concept is consistency concept. This concept gives the information regarding that any policy adopted for the accounting should be continuous or the consistent throughout the business, and it need not be changed generally unless and until circumstances demand. इस कंसेप्ट में बताया गया है कि जो भी पॉलिसी बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए अडॉप्ट किया है उससे मैक्सिमम ईयर्स तक यूज़ करना है कंटिन्यूसली। जब तक डिमांड ना करे कोई सर्कमस्टेंसेस तब तक उसको चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेंटरी का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये मेथड अडॉप्ट किया है तो कंटिन्यूसली सालों तक इसे उसी पॉलिसी को फॉलो, उस मेथड को फॉलो करना है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, तो ही आपको एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अदर एग्जाम्पल्स अगर दिया जाए तो सपोज कंपनी एडॉप्ट्स अ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर कंपनी ने फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अगर फॉलो करती है तो उसी को ही उसे बहुत सालों तक कंटिन्यू करना है। अगर बहुत जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक उसे चेंज नहीं करना है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स उसे वो कंटिन्यूसली सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो करना है, तो ही वो एट द एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है। इट मीन्स द पॉलिसी विच इज़ एडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट इट शुड बी कंसिस्टेंस इन नेचर, कंटिन्यूस सेम रहना चाहिए, तो ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ अ Conservatism. Conservatism, it is one of the accounting conventions. It says that while recording the business transactions, we have to anticipate no profit but provide for all the possible losses. इसका मतलब है एज अ अकाउंटेंट आप ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छी बात है, पर इनकम के बारे में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना ये ठीक नहीं है। अगर आपको सही अकाउंटिंग रिजल्ट्स निकालना हो तो जो इनकम है, जो रियलिस्टिक है, आप वो पकड़ो, और एक्सपेंसेस जो रियलिस्टिक प्लस प्रोविजनल है दोनों को पकड़ोगे तो आपको आपके बिजनेस का सही रिजल्ट मिलेगा। ना तो ज़्यादा एज्यूम करो ना कम एज्यूम करो। दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्लीज सेफ while writing the accountants. So I hope your conservatism concept is cleared here. नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज़ दैट इज़ अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाम से ही पता चलता है कि ये कह रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न रहना चाहिए। दिस कंसेप्ट रिलेट्स विद द लॉन्ग लाइफ ऑफ अ बिजनेस। लंबे समय तक आपका बिजनेस जो है वो चलता रहना चाहिए। दैट इज बिजनेस विल ऑपरेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एज्यूम दैट बिजनेस विल नॉट डिसॉल्व इन द फ्यूचर ईयर। फ्यूचर ईयर में ये डिसॉल्व नहीं होगा, उस हिसाब से ये बिजनेस जो है वो होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। जो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो करता है तो आप बिजनेस में फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो करता है तो आपकी बैंक जो है आपको लॉन्ग टर्म लोन दे सकती है। आपको जो फंड्स चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, अगर आपकी ये बिजनेस गोइंग कंसेप्ट फॉलो कर रही है तो ही आपका ये बैंक है आपको लोन दे सकता है। सो ये गोइंग कंसेप्ट जो है फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है।
अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो बिजनेस कंटिन्यूएशन में रहना बहुत ज़रूरी है। इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर। ओके, आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर. Next concept is realization. What is the realization concept says? It is says that income is recorded only when it is realized, that is either received or earned. Okay. Or revenue are recorded only when the sales are affected or the services are rendered. इसका मतलब है इनकम बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक्चुअल रियलाइज्ड हो जाता है. इसका मतलब वो जब एक तो एक्चुअली मिलता है, रिसीव्ड होता है, या तो रिसीवेबल होता है. At that time it is recorded into the books of accounts. और revenue when the sales are affected, तब ये रिकॉर्ड किया जाता है. और जब मतलब सेल्स जब ट्रांजैक्शंस पूरा होता है उस टाइम पे वो रिकॉर्ड किया जाता है, या तो सर्विस जब रेंडर्ड होता है, प्रोवाइड होता है, तब वो रिकॉर्ड किया जाता है एज अ रेवेन्यू इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. चलो एक एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज एक कंपनी है, उसको ऑर्डर मिला है 1,00,000 गुड्स का. एक ऑर्डर मई 2017 में उसे मिला है कंपनी को. आउट ऑफ दिस 1,00,000, 60,000 का ही गुड्स वो उन्होंने जून 2017 में सेल किया और डिलीवर्ड भी कर दिया. और बाद में सितंबर 2017 में उस 60,000 का पैसा मिल गया. कैश इज रिसीव्ड फॉर 60,000 इन सितंबर 2017. Student, as per the principles of realization, sale is to be recorded in June 2017. इस realization के concept से सेल कब रिकॉर्ड होगा? जून 2017 में. क्योंकि भले ही वो ऑर्डर मई 2017 में ऑर्डर मिला है, पर फिर भी एक्चुअली कब वो सोल्ड हुआ है, डिलीवर्ड कब हुआ है? जून 2017. इट मीन्स एट जून 2017 में ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल हुआ है, एक्चुअली गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं, तो उस दिन लीगल ऑब्लिगेशन बाउंड होता है. सो एट दैट टाइम जो भी आपका बायर है वो लीगली बाउंड टू पे एज अ अमाउंट ऑफ दिस सेल. अगर वो पैसे नहीं देता है तो कोर्ट में आप केस जारी कर सकते हो. पर यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सेल जब किया है 2017 में किया है और उसका पैसा सितंबर 2017 में मिल चुका है, तो यहाँ पे उधारी पे ट्रांजैक्शन हुआ है. तो एज पर द रियलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल द सेल इज रिकॉर्डेड इन जून 2017. आई होप योर कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन इज क्लियर हियर. नाउ वी सी वन मोर एग्जांपल. सपोज इन बिजनेस वन ऑफ द बिल्डिंग इज परचेस्ड. एक बिल्डिंग बिजनेस में परचेज किया है जिसका कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीज़ और अब उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है. सो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 लाख की बिल्डिंग की कीमत 10 लाख हो गई है, तो इसका ही मतलब ये नहीं कि अभी उसका प्रॉफिट जो है वो 8 लाख रियलाइज्ड होगा. ऐसा इसका मतलब नहीं है. सच प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये जो 8 लाख रुपीज़ ज़्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है वो हम लोग रियलाइजेशन करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज अ प्रॉफिट. ठीक है. सो ये था दूसरा एग्जाम्पल ऑफ रियलाइजेशन का. सो इट मीन्स व्हेन इट इज़ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड, व्हेन द इनकम इज़ रिकॉर्डेड, व्हेन इट इज़ एक्चुअली रियलाइज्ड. जब सेल होता है उसी टाइम पे वो ट्रांजैक्शन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल कंसेप्ट बताती है कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू और बिकम पेएबल. मतलब इनकम तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो रिसीवेबल होगा, अर्न मतलब रिसीवेबल होगा, और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वो पेएबल रहेंगे, तब वो एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. All expenses and revenues related to the accounting period are considered to be irrespective of the fact the revenues are received in cash or not और expenses are paid in cash or not. मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं होगा कि वो इनकम एक्चुअल में कैश में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ये ज़रूरी नहीं होगा. पर इनकम जब एक्रू होगा, अर्न होगा, रिसीवेबल होगा, उसी टाइम पे उसे रिकॉर्ड किया जाएगा. और एक्सपेंसेस के बारे में भी सेम, भले ही वो पेड हुआ है या नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं, बट जब वो पेएबल होगा, जब एक्रू होगा, उसी टाइम पे उसे रिकॉर्ड किया जाएगा. मतलब उधारी जैसे ट्रांजैक्शंस जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं. चलो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अगर 1 जुलाई 2010 में
एक फर्म है, उसने बैंक में 5 साल के लिए 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किया है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो तब बैंक को मैच्योरिटी डेट में मतलब 30 जून 2015 को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो टोटल देनी पड़ेगी। मतलब एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट हर साल के एंड में इंटरेस्ट क्रिएट और एक्रू होता जाएगा, जो बैंक के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। बैंक उसे क्रेडिट करेगी इंटरेस्ट को, और जब मैच्योरिटी डेट आएगी टोटल इंटरेस्ट जो हर साल के एंड में एक्रू हुआ है वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी डेट में वो बैंक उस कस्टमर को या फर्म को उसे देनी पड़ेगी। सो दिस इज अ एक्रूअल कंसेप्ट। I hope your concept of this accrual concept is clear. Now we discuss this next next concept, that is a dual aspect concept. Student नाम से ही पता चलता है it is a dual aspect. Dual aspects मतलब दो aspects. क्या होता है ये dual aspects? There are the two aspects in every transaction. हर एक transaction में दो aspects होते हैं, दो effects होते हैं. In other words, we need at least 2 accounts for recording a single transaction. मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन का अगर हम लोगों को रिकॉर्डिंग करना है तो एटलीस्ट हम लोगों को 2 अकाउंट्स की ज़रूरत होगी, जहाँ पे ये 2 एस्पेक्ट्स हम लोग प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स ये एस्पेक्ट्स एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इसे फुलफिल करती है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। यहाँ पे ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर ए है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके पास ₹5 लाख कैश था, उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि बिजनेसमैन ने कैश बिजनेस में लाया, ओके, सो कैश इज कम्स इन, ये एक एस्पेक्ट हुआ, और जो भी कैश बिजनेस में आया वो एज अ कैपिटल है, सो प्रोप्राइटरी इज द गिवर। ओके, सो दो एस्पेक्ट्स है कि प्रोप्राइटर इज द गिवर एंड वन एस्पेक्ट इज द कैश इज रिसीव्ड। सो जो प्रोप्राइटर ने दिया वो कैपिटल है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है एक कैश अकाउंट पे इफेक्ट करता है तो दूसरा कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट करता है। सो देखा, ऐसे ही जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होंगे हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स रहेंगे और जो दो अकाउंट्स के मदद से रिकॉर्ड होंगे। सो दिस इज अ डुअल एस्पेक्ट्स। नाउ डिस्क्लोजर कंसेप्ट। द अकाउंटेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ये कंसेप्ट बताता है कि अकाउंटेंट फुल ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज करना उसे ज़रूरी है। ऑल द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज शुड बी रिलेवेंट। सारे इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए? रिलेवेंट मतलब इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। रिलायबल होना चाहिए, द इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। ट्रू और फेयर व्यू, करेक्टनेस दिखानी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, और कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब आपका जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा हम लोग दूसरे इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसी होनी चाहिए। एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द यूज़र, और वो सबकी समझ में आनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। सो दिस इज़ द डिस्क्लोजर कंसेप्ट। Materiality. This is also the another important convention of accounting convention, that the financial statement should be disclose all the material items which might influence the decision of users of the financial statements. Financial statements सारे material मतलब relevant information जो है वो disclose करनी चाहिए, जिसका influence, जिसका परिणाम यूज़र्स के डिसीजन के ऊपर होता है। मतलब यूज़र्स जो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन देख के कुछ डिसीजंस लेते हैं, उस डिसीजन ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड्स है। अगर वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल नहीं होगी, उनसे रिलेटेड नहीं होगी, जिनके ऊपर यूज़र्स को डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड नहीं होगी, तो डिसीजन भी गलत हो सकता है। सो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी डिस्क्लोज होगा वो अगर मटेरियल होगा तो यूज़र्स का डिसीजन भी करेक्ट होगा और ट्रू होगा। सो any item which is not significant and not relevant to the users need not be disclosed in the financial statement. जो इंफॉर्मेशन, जो आइटम्स यूज़र्स को रिलेवेंट नहीं है, ऐसे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज़ अ materiality convention. Then last but not the least, matching concept. According to this concept, expenses in an accounting period should be matched with the revenues during the year, during the period. जो भी expenses रहेंगे उस accounting period से related वो revenue उस पीरियड के जो रेवेन्यू है उससे मैच होने चाहिए।
मतलब एक्सपेंसेस आर इक्वल टू द रेवेन्यूज ऐसे होना चाहिए. Revenues during an accounting period are matched with the expenses incurred during that period to earn the revenue during that period. ये concept जो है it is based on accrual concept and periodically concepts. In other words, इसका मतलब है कि all expenses paid during the period are not considered. इसका इन अदर वे से अगर हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे तो जो एक्सपेंसेस इस पीरियड में पेड किए हैं वो नहीं कंसिडर होते. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड. जो उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है वो ट्रांजैक्शंस, वो एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है. And on the basis of these concepts, adjustments are to be made for outstanding and prepaid expenses and accrued and unaccrued revenues. So is basic accounts based outstanding expenses और prepaid expenses जैसे एडजस्टमेंट से वो रिकॉर्ड किए जाते हैं. So this is a matching concepts. Thus, it matches the revenues earned during an accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenues before sharing any profit or loss. So, student, that is the matching concepts. Here, student, our all the accounting concept is completed. I hope you all have understood all the concept in short. So, student, in this video, we discussed all the accounting concepts जो हर एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते वक्त काम आने वाले हैं. हर एक बिजनेसमैन को ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन जो है वो फॉलो करने ज़रूरी है. विदाउट दिस कन्वेंशन एंड कंसेप्ट्स देर इज़ नो प्रॉपर अकाउंटिंग इज़ डन. सो एवरी बिजनेसमैन ही मस्ट फॉलो ऑल दिस accounting concepts and conventions. So student, thank you for watching this video.